हाय एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैब के चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं उन लोगों के लिए स्टडी प्लान लेकर के आई हूँ जो लोग भी मई 2026 जैब एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे जो लोग भी बैंकर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से उनको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो ए टू जेड चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे। उससे पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी एग्जाम्स की जब आप प्रिपरेशंस करते हो गाइस, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उस एग्जाम में होता क्या है। बेसिकली नो योर एग्जाम्स। तो चलिए फटाफट से हम सबसे पहले एग्जाम्स के बारे में जानेंगे एंड देन यहाँ पर हम स्टडी प्लान्स वगैरह सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो 4 महीने गाइस बच गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो आपका पेपर ही होता है। तो 4 महीने में आप किस तरीके से, दिसंबर खत्म ही हो गया, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उसी को मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो नए हैं गाइस तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जैब एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल कि जैब एग्जाम्स कौन आपको कराता है, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है गाइस? तो आईआईबीएफ के द्वारा इस एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या होता है? अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करूं, तो अगर आप 12th पास हो या इक्विवेलेंट भी आपने स्टडी कर रखा है तो आप जैब एग्जाम्स को दे सकते हो। ठीक है। दूसरा, क्लर्क या सुपरवाइजरी बैंक स्टाफ हो तो भी आप एग्जाम्स को दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको 12th ग्रेड पास होना है। आप यहाँ पर अपने मैनेजर्स के रिकमेंडेशन पे भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, एग्जाम्स दे सकते हो। सब ऑर्डिनेट जो स्टाफ होते हैं वो भी यहाँ पर एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये जो जैब एग्जाम्स है ना, वो मेंबर बैंक्स के लिए होता है, जो आईआईबीएफ के मेंबर बैंक होते हैं। तो मोस्टली जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना गाइस, वो सारे आईआईबीएफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो उनके अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप डेफिनेटली जैब एग्जाम्स को दे सकते हो। अब जो नॉन मेंबर्स हैं वो क्या दे सकते हैं? तो नॉन मेंबर्स में आप डीबीएफ का पेपर दे सकते हो, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने भी अभी तक बैंकिंग में अपना जॉब स्टार्ट नहीं किया है, बट दे वांट कि उनको बैंक में ही अपना करियर देखना है, तो वो डीबीएफ का पेपर दे सकते हैं। बाद में आप उसको जैब में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है। तो दोनों के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है गाइस। नाउ बाकी के आपके सारे डिटेल्स आपको आईआईबीएफ के वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आपको जानकारी ज्यादा चाहिए तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। कमिंग टू सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने कहा था कि आप अपने एग्जाम्स को जानो, तो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं गाइज यहाँ पर जैब एग्जाम्स में, या डीबीएफ का पेपर बोल लो आप। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 जो पेपर्स आते हैं, पहला होता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आईआईएफएस इसको बोलते हैं। दूसरा है पीपीबी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तीसरा है गाइज आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर, एंड लास्ट वन इज द रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है। ये 4 आपके जो है सब्जेक्ट्स आते हैं जैब एग्जाम्स में। ये रहे आपके मैकमिलन के बुक, जिससे आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी कर सकते हो। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को जानते हुए हम यहाँ पर जानेंगे पासिंग क्राइटेरिया को। गाइस बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के। यहाँ मैं क्लियर करती हूँ काफी सारी चीजों को आपको। सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि 100 मार्क्स के अगर पेपर होते हैं तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाना है, यानी कि हर एक पेपर 100-100 नंबर के होते हैं। ठीक है। 100-100-100 चारों सब्जेक्ट 100-100 नंबर के आते हैं। अब कह रहा है कि 100 में आपको 50 मार्क्स आने चाहिए। ये आपका पहला पासिंग क्राइटेरिया कहता है गाइस। ठीक है, कि आपको 50-50 आने चाहिए। दूसरा कहता है कि अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में चारों पेपर दे रहे हो, चारों सब्जेक्ट को एक ही बार में दे रहे हो, जिसको हम सिंगल अटेम्प्ट के नाम से जानते हैं, तो सिंगल अटेम्प्ट में दे रहे हो, तो अगर आप 45 भी लाते हो ना, और अग्रीग्रेट आपका 250% बनता है, यानी कि 100-100-100-100 400 का 50% कितना हो जाएगा? 200। तो अगर आपका अग्रीग्रेड 200 भी बन रहा है 400 में, और सिंगल अटेम्प्ट में आप पेपर दे रहे हो, तो भी आप जैब एग्जाम्स को क्लियर हो। 45 है आईआईएफएस में, पीपीबी में मान लो आपको आ गया 49। ठीक है। आरबीडब्ल्यूएम में मान लो आपको आ गया 50, एंड एएफएम में मान लिया मैंने कि यहाँ पे भी 49 आया। अब क्योंकि ये चारों पेपर आपने एक साथ दिया था, आपको 45 एक में आया, लेकिन इन पूरे का एग्रीग्रेट बना करके ना 200 बन रहा है, तो आप जैब एग्जाम्स को क्लियर हो। लेकिन यहीं पे कोई दूसरा कैंडिडेट्स है जो सिर्फ 3 पेपर दे रहे हैं। मान लीजिए कि उन्होंने एएफएम पहले कभी क्लियर कर लिया होगा, तो अभी जो वो पेपर दिया है जिन्होंने, वो 3 ही का दिया है। तो एक में मान लो 45 आया, दूसरे में 49 आया, और तीसरे में उनको 50 आया। अब उस केस में वो तो क्लियर नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम सब्जेक्ट को ही क्लियर कर पाए हैं। बाकी 2 सब्जेक्ट तो उनको वापस से देने पड़ेंगे।
ठीक है, क्योंकि ये जो 45 और 200 का क्राइटेरिया है सिर्फ और सिर्फ चारों सब्जेक्ट जब आप एक साथ देते हो। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट एक साथ दे रहे हो, कोई 1 सब्जेक्ट दे रहे हो, 3 सब्जेक्ट दे रहे हो, तो उस केस में आपको 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, ये पासिंग क्राइटेरिया आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है जैब एग्जाम का, कि जब आप एग्जाम्स देते हो, मान लो चारों पेपर को इकट्ठा दे रहे हो, कोई एक पेपर आपका रह गया है, जैसे मान लो यहीं पे मैं बात कर लेती हूँ कि दो पेपर में, एक पेपर में आपको 40 मार्क्स आ गए, ठीक है, एक में 45, एक में 49, एक में 50, तो ये जो जिसमें 40 मार्क्स आए वो तो रह गया आपका, लेकिन बाकी तीनों का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि अगले साइकिल में जब आप एग्जाम दोगे तो ये तीनों पेपर आपको दोबारा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप कौन सा पेपर दोगे? एएफएम का, जिसमें आपको कम मार्क्स आए हैं, जिसमें आपने क्लियर नहीं किया, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू टाइम लिमिट्स क्या होते हैं गाइस, तो टाइम लिमिट्स का यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि 3 साल और 5 अटेम्प्ट्स विच एवर इज अर्लियर। साल में 2 बार आपका जैब एग्जाम होता है, ठीक है, एक आपका जून में होता है, मई जून साइकिल होता है, और एक होता है आपका अक्टूबर नवंबर साइकिल। ठीक है, तो साल में तो आपके ये 2 पेपर होते हैं, तो 3 साल की अगर मैं बात करूं तो 6 अटेम्प्ट होने चाहिए, लेकिन इस 6 अटेम्प्ट में से बोला जा रहा है कि कोई 5 अटेम्प्ट अगर आप देते हो 3 साल के अंदर, तो आपका वो आखिरी अटेम्प्ट माना जाएगा। तो 5 इयर्स और 3 इयर्स, तो 3 साल के अंदर अगर 5 अटेम्प्ट आ रहा है तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया है। ठीक, तो यही आपका क्राइटेरिया होता है पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, पासिंग ऑफ द एग्जाम्स क्राइटेरिया। अब जब आप 6th अटेम्प्ट देने जाते हो, यानी कि जब नेक्स्ट साइकिल देने जाते हो, तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो पुराना, अब जो ये आपका टाइमलाइन काउंट होता है, कैसे काउंट होता है, तो जिस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन किया, मान लो आपने 2 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रेशन किया, तो अब इसी दिन से आपका 3 साल और 5 अटेम्प्ट्स को काउंट किया जाएगा। ठीक, चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा है कि अगर आप इस अटेम्प्ट्स के बीच में क्लियर नहीं कर पाते हो इस दिए हुए टाइमलाइन में, तो मैंने आपको क्या कहा था, री इनरोल करना पड़ेगा, और क्रेडिट भी आप लॉस करते हो। जो क्रेडिट मैं आपको अभी बता रही थी कि आपको पेपर सब्जेक्ट्स अगर क्लियर करते हो तो उसका क्रेडिट मिलता है नेक्स्ट साइकिल में, लेकिन जब ये दोनों टाइम लिमिट खत्म हो जाता है उसके बाद आपको फिर से चारों पेपर ही देने पड़ेंगे, कोई क्रेडिट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न तो आपका यूं है कि 100 क्वेश्चंस आपको आते हैं, हर सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका बाइफर्केशन कैसे किया जाता है, 0.5 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 25 आपके ये हो गए मार्क्स। दूसरा आता है 1 मार्क्स के आपको 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी हो गए आपके कितने, 25 हो गए, और 2 मार्क्स के आपके कितने आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये भी कितने हो गए, काउंट करोगे तो 50 हो जाएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन है कि 50 आपको 0.5 वाले आते हैं, 1 मार्क्स वाले आपको 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स वाले 25 क्वेश्चन आते हैं, और सबको मिलाकर के आपका टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, तो ये आपका जो है 100 मार्क्स के बाइफर्केशंस होते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस किसके पे करना है, 1 नंबर 2 नंबर वाले पे। 0.5 वाला तो और भी इजी होता है, तो वो 1 लाइनर होते हैं, तो और भी आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हो, आसानी से इसको आप कर सकते हो। दूसरा, ये मोड किस मोड में एग्जाम को लेता है, तो आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया जाता है जैब का। तीसरा, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं तो सबको अटेम्प्ट करके आऊंगी ना, क्यों छोड़ूंगी, सबको अटेम्प्ट करके आएंगे, टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपका क्या होता है, पैटर्न होता है एग्जाम का। चलिए आगे बात करेंगे हम यहाँ पर जो कि है फीस के बारे में। तो गाइस फीस कैसे लगती है, तो अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, अब जो लोग भी मई 2026 को दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो 4000 फीस लगेगा, और प्लस आपकी जीएसटी लगती है यहाँ पे। ठीक है, वही आपका सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी अटेम्प्ट है, फिफ्थ अटेम्प्ट है, तो 1300 के साथ आपका जीएसटी लगता है। अच्छा, मीडियम कौन सा होता है गाइस, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स होते हैं। जब आप एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिल करते हो ना, उस टाइम में आपको ड्रॉप डाउन प्रोवाइड करता है, वहां से आप चूज कर सकते हो अपने प्रिफर्ड लैंग्वेज को। नाउ हमको स्टडी स्टार्ट क्यों करना चाहिए अर्ली, क्योंकि सवाल तो यही आएगा कि मैम आप कह रहे हो अर्ली स्टार्ट करो, क्यों करूँ अर्ली स्टार्ट, तो देखो क्योंकि आप सभी लोग बैंक में जॉब कर रहे हो, तो
ऑफिस वर्क के साथ साथ आप इजीली मैनेज कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है तो उनसे उनका एक ही कंप्लेन होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज अगर आप लोग एंड वक्त पे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करोगे तो ऑफ कोर्स मैनेज नहीं कर पाओगे। एक तो आपके जॉब का वर्कलोड है ही, और साथ के साथ आपने एग्जाम का भी वर्कलोड इकट्ठे लेके रखा है। तो आपको क्या करना है कि अभी से स्टार्ट कर दो ना। अभी देखो आपका दिसंबर तो खत्म हो गया, आपके पास बचा है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो ये 4 महीने आपके पास बचे हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकालिए ना, हर दिन थोड़े थोड़े निकाल करके आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपने 10-15 दिन इस हैबिट को रख लिया ना, तो ये हैबिट में आपके आ ही जाएगा, डे टू डे रूटीन में आ जाएगा, तो आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाओगे। हर दिन पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि हम 4 महीने में इजिली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाए विदाउट एनी एग्जाम प्रेशर। सिलेबस वास्ट हो गया है गाइस, दूसरा तो यही दिक्कत है कि सिलेबस ही बहुत वास्ट हो गया है आपका। देखिए, अगर मैं ट्रेंड बताऊं ना, तो मई 2023 से लेकर के नवंबर 2025 तक लेवल डे बाय डे हाई की कर रहा है जैब एग्जाम अपनी, ठीक है। तो आईआईबीएफ जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं ना, डे बाय डे आप हर एक सब्जेक्ट का देखोगे पेपर काफी हाई आने लगा है, काफी टफ आने लगा है, जिसमें बैंकर्स को दिक्कत आने लगी है। सिलेबस इस तरीके का हो गया है कि अब आपको सारी चीजों को डेप्थ में पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं पीपीबी को लूं तो वो इतना लेंदी है, इतना लेंदी है कि 2 से ढाई महीना तो इसी को पढ़ने में लग जाएगा गाइस आपको। तो आपको क्या करना है, अर्ली स्टार्ट करोगे तभी तो इन सब चीजों से बच पाओगे। लास्ट में आपको टाइम मिलेगा रिवीजन और मॉक टेस्ट का। मोस्ट ऑफ द बैंकर्स के साथ क्या होता है कि वो लास्ट टाइम पे एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही करते हैं, तो ना तो उनके पास रिवीजन का कोई टाइम है, ना तो उनके पास मॉक टेस्ट का टाइम है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो पैनिक करते हैं और पेपर पूरा खराब करके आ जाते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं, ठीक है। वो आपको नहीं करना है। स्ट्रेस कम रहेगा और कोई भी लास्ट मिनट का प्रेशर नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने आपको कहा। तो आपको क्या करना है, अभी से ही एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, ताकि आप इन सारी चीजों से बच सको गाइस, तभी आप एग्जाम्स को क्लियर कर पाओगे इन सिंगल अटेम्प्ट। तो अब हम बात करेंगे आईएफएस की बुक के बारे में कि मैम कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। तो गाइस मैकमिलन की बुक है, ठीक है, आप इससे पढ़ सकते हो। ये बेसिक बुक है गाइस, ये बेस है। अगर आप एग्जाम्स की आईआईबीएफ के एग्जाम्स की तैयारी करो, आप इससे भी पढ़ोगे ना तो भी आप एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे। दो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इसके लैंग्वेज थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो अगर आपको मेंटोर की जरूरत है तो डेफिनेटली आप मेंटोर पे रिलाय करें। आप बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आप मुझसे ही पढ़े, जिनसे भी आपको अच्छा लगता है, जिनका भी आपको अच्छा लगता है आप उनका पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़ाने का तरीका देखना है आपको कि हाँ उनसे आप कर पाओगे तो कर लो, ठीक है। तो जो आपका आईएएफएस का होता है ना, उसमें मॉड्यूल कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेंड देखा गया है कि मॉड्यूल डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ऑब्वियस से रीजंस है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स ना गाइस आपको इसी में देखने को मिलते हैं। थोड़ा बाइफर्केशन करके दिखाती हूँ मैं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो, मॉड्यूल ए में 11 चैप्टर्स है, मॉड्यूल बी में 8 है, मॉड्यूल सी में 9 है, और मॉड्यूल डी में 17 चैप्टर्स है। तो ऑब्वियस रीजन है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको हर एक चैप्टर दिखाऊंगी, और चैप्टर्स में मैंने 2 तरीके की कलर कोडिंग की है। एक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो डार्क कलर से है ना गाइज, उसका मतलब है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जितने भी डार्क कलर से किए हुए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चंस आए ही आए हैं गाइस, ठीक है। और जो आपको कम डार्क करके रखा है वो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चंस तो देखने को मिल जाते हैं। जो बिल्कुल ही व्हाइट है आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक। तो अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं तो आप देख सकते हो चैप्टर 2, 4, 8, 9 एंड 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपका आता है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 को आप स्किप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइज आप लोग। मॉड्यूल बी में सिमिलरली आप देख सकते हो 13, 14, 17, 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका 12, 15, 16 एंड 19। तो बेसिकली मोर और लेस इसमें आपको सारे ही पढ़ने हैं, ज्यादा फोकस आपको 13, 14, 17 और 18 पे करना है। Coming to module C, 21, 22, 23 and 27 is very important. चैप्टर 20 को आप स्किप कर सकते हो, रेस्ट आपको 24, 25, 26 और 28 भी पढ़ना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मॉड्यूल डी में। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मॉड्यूल डी तो वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे चैप्टर है जिसको आप स्किप कर सकते हो, जैसे कि 29 है, 34 है, यू कैन स्किप दैट चैप्टर, एंड साथ के साथ 44। तो ये 3 चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, बाकी सारे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए हैं गाइस। सिमिलरली बात करेंगे अब हम लोग एएफएम के बारे में। एएफएम का ये मैकमिलन का बुक है गाइस। अगर ट्रेंड देखोगे
तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका फोकस कौन सा होना चाहिए? मॉड्यूल ए एंड सी होना चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पर थोड़ा सा बाइफर्केशन देखेंगे गाइस चीजों का। तो आप देख सकते हैं मॉड्यूल ए में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस है, मॉड्यूल बी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम से है, मॉड्यूल सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड मॉड्यूल डी आपका किससे है? टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। आता सबसे ज्यादा इसी दोनों से क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी से। तो चलिए थोड़ा सा बाइफर्केशन हर एक चैप्टर का देख लेते हैं। तो सेम इसमें भी मैंने कलर कोडिंग किया है, जो डार्क है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो लेस डार्क है उसको पढ़ना है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट वाला कंप्लीट हो जाए अच्छे से तब। जो बिल्कुल ही व्हाइट में है आप उसको स्किप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि आपके लिए चैप्टर 7 और चैप्टर 10 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपके पास सारे इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 9 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। तो आपके लिए चैप्टर 1, 2, 5, 6, 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 3, 4, 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कमिंग टू मॉड्यूल बी, 13, 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15, 16, 17 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस देखने को तो मिलते हैं, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। 12 और 18 को आप स्किप कर सकते हो। सिमिलरली कमिंग टू मॉड्यूल सी, आप यहाँ पर 27 एंड 28 को स्किप कर सकते हो, रेस्ट आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है गाइस, ठीक है। सिमिलरली अगर मॉड्यूल डी की बात करूं तो 29 एंड 32 को स्किप करके बाकी सारे को आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करेंगे अब पीपीवी के बारे में। अब पीपीवी बहुत लेंथी है ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराहट होती है कि कैसे कंप्लीट करेंगे, 2-2.5 महीने तो इसको कंप्लीट करने में ही लग जाता है, और अगर आप मैकमिलन बुक से पढ़ रहे हो तो गाइज कंप्लीट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके केस में आपको क्या करना है? मेंटोर पे रिलाई करना है गाइज। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपको जिनका भी अच्छा लगता है आप उनका पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ना आपका, मॉड्यूल ए एंड बी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको 60% क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा बाइफर्केशन अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 21 चैप्टर्स आपके मॉड्यूल ए में है, 20 चैप्टर्स आपके मॉड्यूल बी में है, मॉड्यूल सी में 9 चैप्टर्स हैं, एंड मॉड्यूल डी में 5 चैप्टर्स है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है। तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मॉड्यूल ए में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 को आप स्किप कर सकते हो, इतना ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13, 14 नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको स्किप ही कर सकते हो आप। 16, 17, 18 से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, 19 से आते हैं क्वेश्चंस, 20, 21 से 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल ए का है। सिमिलरली मॉड्यूल बी की बात करूं तो आपका 22, 23, 24, 26, 29 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका 25, 28, 30 और 31, ये आप 27 को स्किप भी कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर है, इससे आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देन अगेन 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट। प्रायोरिटी सेक्टर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, 38 फाइनेंस टू को लेंडिंग से आते हैं, एंड 40 नंबर चैप्टर से आते हैं। इसमें आप स्किप कौन सा चैप्टर कर सकते हो? 33 एंड 35, ठीक है, एंड 41, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स यहाँ से आप स्किप कर सकते हो, बाकी सारे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बात करेंगे मॉड्यूल सी में तो 42, 44 से 47 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 43 को आप यहाँ पर नहीं भी पढ़ेंगे ना गाइस तो चलेगा, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, हार्डली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 48, 49, 50 से 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आपको प्रायोरिटी पे रखना है। मॉड्यूल अगर मैं डी की बात करूं तो 51 और 54 पे तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना ही करना है, साथ के साथ बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं 52, 53 एंड 55 इसको भी कवर करना है। नाउ कमिंग टू आरबीडब्ल्यूएम गाइस, आरबीडब्ल्यूएम में ना 2 मॉड्यूल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल बी एंड डी। इसको सबसे ज्यादा स्कोरिंग बोला जाता है गाइस, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, इजी भी होता है क्योंकि डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशन से आपका रिलेटेड होता है, तो काफी ज्यादा इजी है। लेकिन इस बार का ट्रेंड अगर देखोगे ना तो इसको भी टफ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूल ए में 4 चैप्टर है, मॉड्यूल बी में 12 चैप्टर है, मॉड्यूल सी में 6 चैप्टर है, मॉड्यूल डी में गाइस 8 चैप्टर है। 8 क्यों है? क्योंकि 4 तो आपके मॉड्यूल डी के हैं और 4 आपके एडिशनल है, तो हम एडिशनल को भी लाइटली नहीं लेंगे। जिन लोगों ने भी एडिशनल को लाइटली लिया था 2025 के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एडिशनल से आए हैं, तो हम एडिशनल को भी पढ़ेंगे, स्किप किसी भी चीज को नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बाइफर्केशन देखते हैं गाइस। मॉड्यूल ए में ना चैप्टर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा चैप्टर 2 और 3 से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चैप्टर 1 से इक्का दुक्का कभी देखने को मिल गया तो मिल गया, ऐसा है, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है।
उसके बाद चैप्टर ना आपको मैं मॉड्यूल बी की बात करूं तो 5, 6, 8, 9, 14 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो क्वेश्चंस भर भर के आते ही हैं। इसके अलावा 7, 10, 12, 13 से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 11 से 15 से और 16 से थोड़े कम, आपको थोड़े क्या इक्का दुक्का गलती से दिख गए तो दिख गए, नहीं तो वो भी नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके का है आपका। फिर मॉड्यूल सी में देखेंगे 17, 18, 19 से तो आते ही हैं, एंड 22 से भी गाइज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन दोनों से तो आपके नहीं ही आते हैं, ठीक है। अगर मैं मॉड्यूल डी की बात करूं तो 23, 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस बार भी आपको 26 वाले से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिला है, ठीक है। और 24 एंड 25 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम हमारे लिए मॉड्यूल डी सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कमिंग टू गाइज एडिशनल चैप्टर, एडिशनल चैप्टर्स में ना सबसे ज्यादा 29 एंड 30 से क्वेश्चंस आए हैं। हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ाऊंगी आपको सारी चीजें मॉर्गेज एडवाइस के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिंकिंग फंड, डिप्रिशिएशन, आरएमएल सब पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे मुझे कम फोकस करना चाहिए, ठीक है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का ना अपना अपना वेटेज है और हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का अपना अपना वेटेज है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो अब आप कहोगे कि मैम 4 महीने तो बचे हैं, बस कैसे कवर करें सिलेबस को, कोई स्ट्रेटजी बता दो जहां से हम कवर कर ले सिलेबस को। तो देखिए, इसको कवर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी डिफिकल्ट आपको पेपर लग रहे हैं, आप हो सकता है आप लोगों में से कोई साइंस बैकग्राउंड का हो, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, तो कॉमर्स वाले के लिए तो अकाउंट्स वगैरह और आईएएफएस तो बहुत आसान होगा। लेकिन जो साइंस वाले हैं उनका क्या, उनके लिए तो इकोनॉमिक्स और एएफएम लाइक की बहुत टफ है। अब आपको क्या करना है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आप अपने हिसाब से देख सकते हो, हम इसको ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं कर सकते। तो हर एक बैंकर्स का एक टफ सब्जेक्ट होगा जो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा, बहुत डिफिकल्ट लगता होगा। तो आपको सबसे पहले उसी डिफिकल्ट पेपर को उठाना है। तो आप जब जनवरी, क्योंकि अब दिसंबर खत्म ही हो गया, तो जनवरी में जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहले आप ये फिगर आउट करो कि आपके लिए कौन सा पेपर सबसे ज्यादा टफ है। मान लो आपके लिए आईएएफएस बहुत ज्यादा टफ है। अब आपने क्या करना है, आपके पास यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, 10 दिन का टाइम ले लीजिए। 10 दिन में आप रिसर्च करो, जिस भी मेंटोर का आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है गाइस, उनको फॉलो करो और वहां से आप पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरा, आपके पास मैकमिलन बुक भी है, आप मैकमिलन बुक की भी हेल्प लेकर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको उठाना है लेंदी सब्जेक्ट। तो गाइज, जैब में आपका एक ही लेंदी सब्जेक्ट है जिसका नाम है पीपीबी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने डिफिकल्ट पेपर को फिनिश कर लिया, मान लो आपको 1 महीने लग गए, मान लो पूरा जनवरी आपने ले लिया डिफिकल्ट पेपर के लिए, तो आपको फरवरी में क्या करना है, फटाफट से अपने लेंदी पेपर को उठाना है, पीपीबी को उठाना है और उसको कंप्लीट करना है। गाइस, लेंदी का ये मतलब नहीं होता है कि वो टफ है। लेंदी का मतलब है कि ठीक है, बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, बट वो इतना टफ नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है कि फरवरी से मार्च के बीच में आपको पीपीबी को खत्म कर देना है। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट बच जाएंगे, आरबीडब्ल्यूएम तो गाइस 30 ही चैप्टर है, वो तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब एएफएम, अगर एएफएम भी आप बाद में ले रहे हो तो एएफएम में भी आपको ज्यादा चैप्टर्स, 35 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों तो आप इजिली, उसके बाद जो रेस्ट टाइम बचेगा मार्च से अप्रैल के बीच में, आप उसमें दोनों सब्जेक्ट को कवर करोगे। अब जब आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में चारों पेपर को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया है, नाउ इट्स टाइम, क्योंकि आपका मई में पेपर होता है, तो अप्रैल से मई जो 1 महीने का टाइम बचा है उसमें रिवाइज करना है सारे सब्जेक्ट्स को और उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखिए गाइस, एंड में मॉक टेस्ट लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना तो आप एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस को लूज करते हो, या जब क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी आ जाते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि कैसे हमको इस सवाल का जवाब करना है। तो उससे बेहतर है कि ये सब चीजें आपको एग्जाम में ना देखने को मिले, आपने मॉक टेस्ट जितना हो सकता है एज मेनी एज मॉक टेस्ट आप लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप जनवरी में एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनवरी से अप्रैल तक आपको सारी चीजों को फिनिश कर लेना है गाइस, और अभी टाइम है, आराम से आप कर सकते हो। बाद में अगर यही आप मार्च में प्रिपरेशन करने बैठोगे या अप्रैल में आप सोचोगे कि 10 दिन और 15 दिन में मैं सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम देके क्लियर कर लूं, तो ऐसा रेयर होता है गाइस, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, एक टिप्स यहां पर दे देती हूँ गाइस।
कि जब आप लोग जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो या जो लोग डीबीएफ को दे रहे हैं, उन दोनों के लिए है ये कि आपको हमेशा एक सोर्स पे रिलाई करना है। आजकल तो हर जगह आपको चीजें मिल जाती है, तो आप हर जगह जाकर के पढ़ाई करते हो और रिलेट करते हो, ये सारी चीजें ना करें। आप एक ही मेंटोर पे रिलाई करें, क्योंकि आपके पास 10 जगह जाओगे ना तो 10 जगह के मटेरियल्स होंगे। सबके पढ़ाने का तरीका ना बहुत अलग होता है गाइस। फिर आप कंफ्यूज होते हो कि इनका पढ़ो, उनका पढ़ो, किसका पढ़ो, तो वो मत कीजिए, एक ही सोर्स पे रिलाई कीजिए। अगर आप मुझसे पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम पढ़ रहे हो तो गाइस आज से लेकर के जब तक कि एग्जाम नहीं होता है आपको मुझ पे रिलाई करना होगा। सिमिलरली अगर आप किसी और फैकल्टी, किसी और मेंटोर से पढ़ रहे हो तो उन पे आपको रिलाई करना ही पड़ेगा। आप 10 जगह नहीं जा सकते और इसी में आप एग्जाम्स नहीं निकाल पाते हो, ठीक है? प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्यों जरूरी है गाइस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको पता होगा तो आप एनालाइज कर पाओगे ना कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और वेदर आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। और जैब एग्जाम की खासियत क्या है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है? 3 बार 4 बार वो क्वेश्चंस आए होते हैं। मैं जब आप लोगों की आरबीडब्ल्यूएम के अभी नवंबर के एग्जाम्स में मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस बताए थे जो रिपीट मोड पे आ रखे हैं और उसकी संभावनाएं थी एग्जाम में आने की, और गाइस वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इसी तरीके से आपको पीवाईक्यू देखना है। आप हर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो पीवाईक्यू को जरूर पढ़िएगा गाइस। पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? डू नॉट इग्नोर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, जैसा कि मैंने आपको आरबीडब्ल्यू में बोला कि मॉड्यूल बी एंड डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों मॉड्यूल को स्किप थोड़ी करोगे आप। अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ से 65 से 70% का क्वेश्चन आते हैं, अब आपने इसको पढ़ा ही नहीं और जहां से 30% क्वेश्चन आने वाला था यानी कि मॉड्यूल ए एंड सी उसको पढ़ लिया, क्या फायदा हुआ? एग्जाम तो क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को हमेशा ही फोकस करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। रेस्ट अगर आप इग्नोर कर भी दे रहे हो लास्ट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज एंड प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन गाइस। मैंने पहले ही कहा है आपको कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आपका माइंड प्रिपेयर्ड हो जाएगा एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये टिप्स मेरी तरफ से है जब आप एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो आज से ही आप प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करो। तो ये गाइज मेरी तरफ से टिप्स है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जिन लोगों को भी गाइज पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है तो आप गरिमा जैबकैब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ, आपके प्लेलिस्ट भी लग चुके हैं, आप जाकर के देख भी सकते हो, आप मेरी क्लासेस देख सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है गाइस, पीवाईक्यू दिखाती हूँ, एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। तो अगर आप लोगों को मुझसे पढ़ना है तो क्या करना है, गरिमा जैबकैब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे सारे पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट होता है इस दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं गाइस। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए गाइज इतना ही है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। डू वेल गाइज, मिलते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट डे। बाय बाय एंड टेक केयर।